Hello students, welcome to BSc Microbiology Semester 5 and Biotechnology Semester 5 video lectures. In Microbiology 501 and Biotechnology paper 8, we are discussing translation or the process of a protein synthesis. Translation is a part of a unit 3 of Microbiology 501 while it is a part of a unit 4 of a Biotechnology paper 8. Now the translation is a process where the information within a mRNA is translated in a form of a amino acid sequence to synthesize a polypeptide chain called protein. तो हम जो ट्रांसलेशन नाम की प्रोसेस की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन mRNA के फॉर्म में होती है इसको एमिनो एसिड के सीक्वेंस के फॉर्म में मतलब कि प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. तो it is a part of a central dogma of molecular biology. It is the process that is actually finally responsible for a generation of a protein. तो डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी ये एमआरएनए के फॉर्म में थ्रू ट्रांसक्रिप्शन कन्वर्ट हुई और फ्रॉम ट्रांसलेशन एमआरएनए की इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हुई. अब देखो जो डीएनए टू आरएनए कन्वर्जन है इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. व्हाई? बिकॉज ऑफ अ बेस कम्प्लीमेंट्री. मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डीएनए की लैंग्वेज भी न्यूक्लियोटाइड्स की है और आरएनए की लैंग्वेज भी न्यूक्लियोटाइड्स की है. सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि U is there instead of a T, लेकिन बेसिक जो लैंग्वेज है that is of a nucleotides. Now because of a base complementary of a nitrogen base, it is very easier to convert DNA's information into RNA information. Why? Because of a rule of a complementary. अगर DNA में A है तो RNA में U, DNA में G है तो RNA में C, DNA में T है तो RNA में A, DNA में C है तो RNA में G. तो ऐसे by using a base complementary rule, it is very easy to convert information of DNA into a information of a RNA. So it is very easy to explain process of a transcription. But now when it is conversion from a nucleotides language into a language of a amino acid, it is very difficult to explain. Why? Because amino acid does not have any specific chemical groups to recognize the nitrogen base or a nucleotide structure. बराबर. अगर मैं कहूँ कि जो mRNA की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर एमिनो एसिड सीक्वेंस को हम रिलेट करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्टी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड के पास कोई कम्प्लीमेंट्री नहीं होता किसी न्यूक्लियोटाइड को या तो नाइट्रोजन बेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए. और इसीलिए अगर हम लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो एमआरएनए की लैंग्वेज है इसको अगर हम लैंग्वेज ऑफ एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोई ना कोई बीच में एडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को एमिनो एसिड के साथ कनेक्ट कर सके, न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को एमिनो एसिड के साथ कनेक्ट कर सके. चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एमआरएनए में जो सीक्वेंस होती है ये न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होती है. ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, इसको जेनेटिक कोड के फॉर्म में रीड किया जाता है. अब किसी भी एमिनो एसिड के पास कोई ऐसी स्पेसिफिक केमिकल ग्रुपिंग नहीं होती है, ऐसे कोई केमिकल ग्रुप्स नहीं होते हैं जो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज कर सके. मतलब कि अगर एमिनो एसिड को अपने जेनेटिक कोड को रिकॉग्नाइज करना है तो उसको कोई बीच वाला मॉलिक्यूल चाहिए जिसको हम एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं जो एक्चुअली उसके जेनेटिक कोड को रिकॉग्नाइज करे और उसके साथ पे ये इंटरेक्ट करे. मतलब कि एमिनो एसिड के साथ भी इंटरेक्ट करे और एमआरएनए के जेनेटिक कोड को रिकॉग्नाइज भी करे. Otherwise actually it is very difficult to convert the language of a nucleotide within the RNA to have a language of amino acid within the protein. और इसी एडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में अब हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. ट्रांसफर आरएनए या तो शॉर्ट में जिसको टीआरएनए कहते हैं, ये ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो एडेप्टर फंक्शन करते हैं. मतलब कि एक साइड पे ये एमिनो एसिड के साथ बाइंड होते हैं और दूसरे साइड पे वो स्पेसिफिक जेनेटिक कोड को एमआरएनए पे रिकॉग्नाइज करते हैं. मतलब कि वो एमिनो एसिड के स्पेसिफिक जेनेटिक कोड को वो एमआरएनए पे रिकॉग्नाइज करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग स्पेसिफिक एमिनो एसिड at the site of a protein synthesis machinery where genetic codes are read using a tRNA.
मतलब कि टीआरएनए वो आरएनए मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक कोड्स को रीड करते हैं और एमिनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे ये ट्रांसफ़र करके लाते हैं और इसीलिए इनको ट्रांसफ़र आरएनए कहा जाता है। चलिए, ट्रांसफ़र आरएनए की जो डिस्कवरी है ये हो चुकी थी वेरी मच बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अ जेनेटिक कोड्स एंड अ सेंट्रल डोगमा एज सच, बराबर। तो सेंट्रल डोगमा का जो प्रपोजिशन था ये 1961 में आया था फ्रॉम फ्रांसिस क्रिक, लेकिन जो टीआरएनए थे एज सच वो डिस्कवर हो चुका था एज अ सेपरेट आरएनए मॉलिक्यूल, लेकिन उसका नाम तभी दिया गया था सॉल्युबल आरएनए। क्या नाम दिया गया था? सॉल्युबल आरएनए। व्हाई? बिकॉज इट वाज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन उसका जो फंक्शन था एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल ये डेजिग्नेट नहीं हुआ था, बट लेटर ऑन व्हेन एक्चुअली इट्स फंक्शन वाज डेजिग्नेटेड एज अ ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल फॉर आरएनए एमिनो एसिड, इट वॉज रीनेम्ड एज अ टीआरएनए मॉलिक्यूल, मतलब कि ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। तो बाद में जब उनका फंक्शन डिस्कवर हुआ एज अ कैरियर ऑफ एमिनो एसिड तो इसको ट्रांसफर आरएनए ऐसा नाम दिया गया। चलिए, ट्रांसफर आरएनए बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं एंड इट इज़ हैविंग लेंथ ऑफ अबाउट 73 to 91 न्यूक्लियोटाइड्स, बराबर। 73 से 91 न्यूक्लियोटाइड्स के इनकी लेंथ होती है। दे आर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज ऑन टीआरएनए जीन। तो जैसे एमआरएनए के जीन्स होते हैं ऐसे ही टीआरएनए के जीन्स होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज इनको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंथेसाइज करता है। ओके, अब ये जो टीआरएनए है होते हैं ये यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 के थ्रू ट्रांसक्राइब होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो टीआरएनए को और दूसरे आरएनए को भी ट्रांसक्राइब करता है। अब ये जो फंक्शन करते हैं जब एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल फंक्शन करते हैं तो दे कैरेक्टरिस्टिकली हैव अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इनमें फोल्डिंग हो जाती है और टर्सरी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये पोजेस करते हैं और तभी ये फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर हम अंडरस्टूड करते हैं तो हम उनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को व्यू करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि एक ही टीआरएनए स्ट्रैंड में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होता है तब जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होता है तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन टीआरएनए स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम उनके जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर को व्यू करते हैं, जिसको क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोवर लीफ मॉडल। तो यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हो दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए क्लोवर लीफ मॉडल। चलो, ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है इसमें हमें टीआरएनए के डिफरेंट आर्म्स दिखते हैं। टीआरएनए के डिफरेंट आर्म्स दिखते हैं। देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और बाद में हम काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे। तो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड के बीच में बेस कंप्लीमेंट्री होती है। यहाँ पे जो आप लाइट ब्लू की लाइनिंग देख रहे हो या तो ब्लू लाइनिंग देख रहे हो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताता है बिटवीन द कंप्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऑफ 2 डिफरेंट एंड्स ऑफ टीआरएनए। मतलब कि टीआरएनए का 5 प्राइम एंड और टीआरएनए का जो 3 प्राइम एंड का पार्ट होता है ये कंप्लीमेंट्री होने की वजह से वहाँ पे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और जो 3 प्राइम एंड होता है उस पर सीसीए सीक्वेंस है। चलिए, अब इसको बोलते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, या तो कभी कभी इसको अमीनो एसिड आर्म भी बोलते हैं। जो एमिनो एसिड होता है ये टीआरएनए के 3 प्राइम एंड के जो एडिनिन रेसिड्यू होता है उसके 3 प्राइम OH या तो 2 प्राइम OH के साथ एस्टर बॉन्ड से बाउंड होता है। तो क्योंकि एमिनो एसिड यहाँ पे एक्सेप्ट होता है टीआरएनए के साथ तो इसीलिए इसको एमिनो एसिड आर्म या तो एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। और टीआरएनए का जो सीसीए सीक्वेंस होता है उसमें जो लास्ट एडिनिन होता है उसके 3 प्राइम OH या तो 2 प्राइम OH के साथ एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है ये एक्चुअली एस्टर बॉन्ड से बाउंड होता है। चलिए, अब हम पहले आपने देखा इसको एमिनो एसिड आर्म बोलते हैं। इसमें सिर्फ स्टेम स्ट्रक्चर होता है, लूप नहीं होता है, बराबर। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसमें आपको ब्लू लाइनिंग दिख रही है बिकॉज ऑफ इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको स्टेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब अगर आप
काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो एमिनो एसिड आर्म के बाद जो आर्म आता है इसको डी आर्म या तो DHU आर्म बोलते हैं, डी आर्म या तो DHU आर्म बोलते हैं। अब डी आर्म के अंदर आपको एक स्टेम स्ट्रक्चर दिखता है, ये स्टेम स्ट्रक्चर है डी आर्म के अंदर। ये स्टेम स्ट्रक्चर के अंदर आपको इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा, आप देख सकते हो ये इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो रफली 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग होती है, मतलब कि अगेन अलग अलग पार्ट के बीच में ये इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जो बीच वाला पोर्शन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये बल्ज हो जाता है, तो ये बाहर निकलता है लूप के फॉर्म में। और ये जो लूप होती है इसके अंदर आपको एटलीस्ट 2 to 3 डाईहाइड्रोयूरेसिल रेसिड्यूज मिलते हैं, या तो डाईहाइड्रोयूरिडीन रेसिड्यूज मिलते हैं। ये मॉडिफाइड यूरिडीन होता है जो एक्चुअली नॉर्मली दूसरे आरएनए में नहीं पाया जाता है, और इसीलिए इस आर्म को डाईहाइड्रोयूरिडीन या तो डाईहाइड्रोयूरेसिल आर्म बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि कंटेंट्स 2 और 3 डी रेसिड्यूज। डी का मतलब होता है डाईहाइड्रोयूरिडीन या तो डाईहाइड्रोयूरेसिल्स, डिफरेंट एट अ डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे मिलते हैं। चलो, जो थर्ड आर्म होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं एंटीकोडोन आर्म। एंटीकोडोन आर्म का जो स्टेम स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर अगेन इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखी जा सकती है, और बीच वाला जो पोर्शन होता है ये बल्ज्ड हो जाता है, और ये एक्चुअली ये इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको एंटीकोडोन लूप बोलते हैं। इस एंटीकोडोन लूप के अंदर आपको स्पेसिफिक 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं जिसको एंटीकोडोन बोलते हैं, जो यहाँ पे 5' to 3' बताए हैं। ये जो एंटीकोडोन्स होते हैं ये जेनेटिक कोड को कम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि एंटीकोडोन जो होते हैं ये एमआरएनए पे जो पोजीशन होते हैं जेनेटिक कोड उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, और इनको ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं। चलिए, एंटीकोडोन आर्म के बाद में एक एक्स्ट्रा आर्म आता है, इसको वेरिएबल आर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली लार्ज टीआरएनए में पाया जाता है और इसकी लेंथ टीआरएनए टू टीआरएनए वेरी करती है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं टीआरएनए में ये इस एक्स्ट्रा आर्म में या तो वेरिएबल आर्म में ऑक्यूपाई होते हैं। चलिए, अब जो एक्स्ट्रा आर्म है उसके बाद जो आर्म आता है इसको टी-साई-सी आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी-साई-सी आर्म। इसमें एक मॉडिफाइड थाइमिडीन होता है जो नॉर्मली आरएनए में नहीं पाया जाता है, क्योंकि एज यू नो आरएनए डज नॉट हैव अ थाइमीन, तो यहाँ पे एक मॉडिफाइड थाइमिडीन आता है। फिर साई जो होता है इसको बोलते हैं सूडोयूरेसिल। सूडोयूरेसिल एक ऐसा नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड है जिसमें नाइट्रोजन बेस का कार्बन और पेंटोस शुगर का कार्बन बाउंड होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस का नाइट्रोजन और पेंटोस शुगर का कार्बन होता है, ये ग्लाइकोसाइल बॉन्ड से बाउंड होते हैं। जैसे कि यूरेसिल का फर्स्ट नाइट्रोजन और पेंटोस शुगर मतलब रिबोस का फर्स्ट कार्बन होता है, ये ग्लाइकोसाइल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। लेकिन सूडो यूरेसिल एक ऐसा मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है जिसमें यूरेसिल का कार्बन नाइट्रोजन की जगह पे कार्बन और पेंटोस शुगर का फर्स्ट कार्बन जो होता है ये बाउंड होते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू पेंटोस शुगर बाय कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, और इसीलिए मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेस है। तो एक सीक्वेंस होती है टी-साई-सी, ये लूप में पाई जाती है, आप देख सकते हो लूप में ये टी-साई-सी सीक्वेंस पाई जाती है, और इसीलिए इसको एक्चुअली टी-साई-सी आर्म बोलते हैं। चलिए, तो ये लास्ट आर्म था जो पाया जाता है। नॉर्मली अगर एक्स्ट्रा आर्म निकाल दें हम तो टीआरएनए में 4 आर्म मिलते हैं, एमिनो एसिड आर्म, डी आर्म, एंटीकोडोन आर्म और टी-साई-सी आर्म। ये 4 आर्म सारे टीआरएनए में पाए जाते हैं, जबकि एक्स्ट्रा आर्म होता है ये सिर्फ और सिर्फ लार्जर टीआरएनए में पाया जाता है। चलिए, अब ये आप जो फिगर देख रहे हैं इसमें आप ये जो पिंकिश न्यूक्लियोटाइड्स देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे CCA, फिर ये आप देख सकते हो टी-साई-सी आर्म में C और G की पेयरिंग, फिर टी-साई-सी लूप के अंदर टी-साई-सी जो पिंक से शेडेड बताया गया है, फिर यहाँ पे एक्चुअली जो एंटीकोडोन एमिनो एसिड आर्म और डी आर्म के बीच में ये U है जो पिंक शेडेड पार्ट में बताया गया है, फिर डी आर्म में आपको ये एडिनिन दिखता है, फिर PU मतलब प्यूरिन है, फिर ग्वानिन, फिर दूसरा ग्वानिन, फिर एडिनिन, फिर आप यहाँ पे भी पायरिमिडिन, यूरेसिल और प्यूरिन, ये जो सारे जो पिंक शेड में बताए हैं ये कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि कोई भी टीआरएनए उठा के ले लो, इनकी एमिनो एसिड सीक्वेंस आप फाइंड आउट करो, इस पोजीशन पे आपको ये न्यूक्लियोटाइड ही मिलेंगे जो यहाँ पे पिंक शेड में बताए हैं। फिर ये जो PU है उसका मतलब प्यूरिन होता है, और
PY है इसका मतलब पायरिमिडिन होता है। जैसे कि जो भी एंटीकोडोन लूप होता है उसमें जो एंटीकोडोन होता है, जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है, उसके 5' पोर्शन पे जो पहले आगे वाले 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये रिस्पेक्टिवली पायरिमिडिन और यूरेसिल होते हैं। मतलब पहले पायरिमिडिन, फिर यूरेसिल, फिर एंटीकोडोन का 5' एंड का पहला न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर एंटीकोडोन जब खत्म हो जाता है 3' एंड पे तो जो उसके बाद का न्यूक्लियोटाइड होता है ये होता है प्यूरिन। कोई भी प्यूरिन हो सकता है, एडिनिन या तो ग्वानिन, और पिरिमिडिन में भी कोई भी पिरिमिडिन हो सकता है, यूरेसिल या तो साइटोसिन। तो ये कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे बताया गया है। अब कोई भी टीआरएनए जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट फंक्शनल के तौर से होता है। एक होता है एमिनो एसिड आर्म और दूसरा होता है एंटीकोडोन आर्म। बिकॉज एमिनो एसिड आर्म एंड एंटीकोडोन आर्म आर those 2 arms which are different in nucleotide sequence among the different tRNA molecule। कोई भी tRNA molecule ले लो आप 2 अलग अलग, उसमें एंटीकोडोन आर्म और एक्चुअली जो एमिनो एसिड आर्म होता है ये डिफरेंट होता है। जबकि ऑलमोस्ट ऑल टीआरएनए में डी आर्म और टी-साइसी आर्म होता है, उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंजर्व होती है। लेकिन ये डी आर्म और टी-साइसी आर्म होता है ये टीआरएनए के कैरेक्टरिस्टिक फोल्डिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब बायोलॉजिकल कंडीशन में टीआरएनए होता है साइटोप्लाज्म में या तो साइटोसोल में, तब ये फर्दर फोल्ड होता है टू फॉर्म अ वेरी कॉम्पैक्ट एल शेप और इन्वर्टेड एल शेप टर्सरी स्ट्रक्चर। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ टीआरएनए है जहाँ पे ये फर्दर फोल्ड होके एल शेप का या तो इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि एंटीकोडोन जो लूप होती है वो नीचे की ओर रहती है, जबकि जो एमिनो एसिड आर्म होता है ये ऊपर की ओर रहता है, मतलब कि एल के आर्म की ओर के पास रहता है। और ये जो फोल्डिंग होती है फ्रॉम सेकेंडरी क्लोवर लिफ स्ट्रक्चर टू अ इन्वर्टेड एल टर्सरी स्ट्रक्चर, इसमें टी-साइसी आर्म और डी आर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दिस वॉज द अवर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टीआरएनएस क्लोवर लिफ एज वेल एज द इन्वर्टेड एल टर्सरी स्ट्रक्चर मॉडल। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने जो मटेरियल में दी है इसको हम समझते हैं। चलो, फिगर 27.12 है, ये लेनिंजर का जो 27th चैप्टर है उसकी 12th फिगर है जो मैंने ली है। लेनिंजर इज़ वेरी एक्सेलेंट बुक, स्पेशली व्हेन यू आर स्टडिंग द बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यू मस्ट फर्स्ट रीड लेनिंजर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय द ग्रेट लेनिंजर। चलिए, तो यहाँ पे दिखा है कि जनरल क्लोवर लिफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। The large dots of the backbone represent the nucleotide residues. The blue line represents the base pair। मतलब कि आप फिगर में ये जो डॉट्स देख रहे हो ये टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जबकि 2 अलग अलग डॉट्स के बीच में जो ब्लू लाइन है ये नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंप्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। और द backbone represent the nucleotide residue, the blue lines represent the base pairs। Okay, characteristic and or invariant residues common to all tRNA are shaded in pink। मतलब कि आप हमने जो फिगर देखी है उसमें जो पिंक शेडेड न्यूक्लियोटाइड्स है ये कॉमन न्यूक्लियोटाइड्स, कंजर्व न्यूक्लियोटाइड बताते हैं। ट्रांसफर आरएनए वेरी इन लेंथ फ्रॉम 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कि ट्रांसफर आरएनए की जो लेंथ होती है 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। सॉरी, मैंने लेक्चर के अर्लियर पार्ट में 91 न्यूक्लियोटाइड्स बोला था, लेकिन इट इज़ इन बिटवीन 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स अकर इन एक्स्ट्रा आर्म और इन द डी आर्म। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या तो एक्स्ट्रा आर्म में होते हैं या तो डी आर्म में होते हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स अकर इन आइदर एक्स्ट्रा आर्म और डी आर्म। एट द एंड ऑफ द एंटीकोडोन आर्म इज द एंटीकोडोन लूप विच ऑलवेज कंटेन्स 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो एंटीकोडोन लूप में टोटल अनपेयर्ड 7 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें से 3 हम एंटीकोडोन बोलते हैं। The D arm contains 2 or 3 D, that is 5,6 dihydrouridine residues depending on the tRNA। In some tRNA the D arm has only 3 hydrogen bonding base pairs। तो जो स्टेम स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे tRNA में से, तो थोड़े tRNA में सिर्फ 3 बेस पेयर होता है। In addition to the symbols explained in figure 27.11, PU that is purine nucleotide, PY मतलब pyrimidine nucleotide, G मतलब कि guanylate और 2-methyl guanylate। मतलब यहाँ पे जो ये जो एस्ट्रिक साइन में G बताया है यहाँ पे ये 2-methyl guanylate को बताता है, मतलब methylated guanine रेसिड्यू को बताता है। चलिए,
फिर ये इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. टू अंडरस्टैंड हाउ टीआरएनए कैन सर्व एज अ एडेप्टर इन ट्रांसफरिंग द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन, वी फर्स्ट एग्जामिन देयर स्ट्रक्चर. मतलब कि हम ट्रांसलेशन में जब डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे न्यूक्लिक एसिड की जो न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज है ये अल्टीमेटली एमिनो एसिड की लैंग्वेज वाला प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है. उससे पहले हमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए. Okay, transfer RNA are relatively small and consist of a single strand of tRNA folded into a precise three-dimensional structure. The tRNA in bacteria and in cytosol of eukaryotes have between 73 to 93 nucleotides residue corresponding to molecular weight of 24,000 to 31,000 Daltons. तो ये उसका molecular weight है. Mitochondria and chloroplasts contain distinctive, somewhat smaller tRNA. Cells have at least one kind of tRNA for each amino acid and at least 32 tRNA are required to recognize all the amino acid codon. तो हम एक वोबल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि कैसे tRNA 32 मिनिमम चाहिए टू रिकॉग्नाइज द ऑल 61 जेनेटिक कोड्स और एटलीस्ट एक एमिनो एसिड के लिए एक tRNA स्पेसिफिकली होना चाहिए. चलो ओके. ड्रॉन इन टू डायमेंशन, मतलब टीआरएनए का जो टू डायमेंशन फिगर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ ऑल टीआरएनएस अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर विथ 4 आर्म्स. मतलब कि हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर में 4 आर्म्स देख सकते हैं, एमिनो एसिड, डी आर्म, एंटीकोडोन आर्म और टीसाइसी आर्म और एक्स्ट्रा आर्म जिसको लूप एक्स्ट्रा आर्म या तो वेरिएबल आर्म कहते हैं. लॉन्गर टीआरएनए हैव अ शॉर्ट 5th आर्म और एक्स्ट्रा आर्म. In the three-dimensional tRNA has the form of inverted L और twisted L कह सकते हैं. तो जो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है tRNA का, जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये ट्विस्टेड या तो इन्वर्टेड L जैसा होता है. चलो, two of the arms of tRNA are critical for its adapter function. The amino acid arm can carry a specific amino acid esterified by a carboxyl group to the 2' or a 3' hydroxyl group of adenine residue at the 3' end of the tRNA. मतलब कि जो tRNA का ये एमिनो एसिड आर्म होता है, ये एमिनो एसिड आर्म होता है, उसका जो एडिनिन होता है उसके शुगर का 2' या तो 3' जो OH होता है ये एस्टर बॉन्ड से बाउंड हो जाता है टू अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स कार्बोक्सिल ग्रुप. तो इसीलिए टीआरएनए का जो फंक्शन है, एडेप्टर फंक्शन है टू ट्रांसफर एमिनो एसिड, ये करने के लिए एमिनो एसिड आर्म बड़ा क्रिटिकल माना जाता है. चलो, तो ये पहला क्रिटिकल पार्ट था टीआरएनए का. अब दूसरे क्रिटिकल पार्ट की बात करते हैं, वो है एंटीकोडोन आर्म. द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ टीआरएनए हैज anticodon arm. The anticodon arm contains the anticodon. The other major arm are the D arm, which contains the unusual nucleotide dihydrouridine, and the T-C arm, which contains the ribothiamidine T, again a unusual modified nitrogen base not usually present in the RNA, and pseudouridine, which has an unusual carbon-carbon bond between the base, nitrogen base, and the ribose. The D and T-C arm contribute important information for the overall for the folding of tRNA molecule, and the T-C arm interacts with the large subunit of a tRNA. तो जो T-C आर्म D आर्म होता है ये tRNA की फोल्डिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली जब फोल्ड होके ऐसा ये ट्विस्टेड या तो इन्वर्टेड L जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. इस फोल्डिंग में T-C आर्म और D आर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और T-C आर्म ही होता है जो लार्ज सबयूनिट के साथ, रिबोसोम के लार्ज सबयूनिट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है. Okay, having looked at the structure of a ribosome and tRNAs, we now consider in detail the 5 stages of, ये हम बाद में देखेंगे. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिबोसोमल RNA. तो अब तक हमने mRNA और tRNA के बीच में पढ़ लिया है, बारे में पढ़ लिया है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल फोकस ऑन द different types of a ribosomal RNA found in the different types of ribosomes or subunit of prokaryotic and eukaryotic ribosome. Thank you very much.